हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर एंड सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to read another activity which is activity 8.4. So let's start our activity. This activity may be carried out in the chemistry laboratory of your study center. Aim to study the reaction of acids with metal oxides. तो इस एक्टिविटी को आप अपने स्टडी सेंटर में कर सकते हो और इसका जो एम है वो है कि एसिड का क्या रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ वो जानना। व्हाट इज रिक्वायर्ड? अ बेकर, ग्लास रॉड, कॉपर ऑक्साइड एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको इसमें एक बेकर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, कॉपर ऑक्साइड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। What to do? अब आपको इसमें क्या करना होगा? Take a small amount of black copper oxide in a beaker. आपको ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का छोटा सा अमाउंट एक बेकर में लेना होगा। Add about 10 ml of dilute hydrochloric acid and stir the solution gently with the help of a glass rod. उसके बाद आपको इसमें 10 ml dilute hydrochloric acid को मिक्स करना होगा। उसके बाद इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे जेंटली आपको उसको स्टिर करना होगा, मतलब मिलाना होगा एक ग्लास रॉड की हेल्प से। ऑब्जर्व द बेकर एज द रिएक्शन अकर्स। अब आपको इस बेकर में जो भी रिएक्शंस हुआ है आपको उसको ऑब्जर्व करना है। फिगर 8.3 रिएक्शन बिटवीन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड। ए बिफोर रिएक्शन ब्लैक particles of copper oxide in transparent dilute hydrochloric acid. B after reaction bluish green solution. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि फिगर 8.3 के ए में शो किया गया कि इसमें जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बट रिएक्शन के बाद वो ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या ऑब्जर्व करना? व्हाट टू ऑब्जर्व? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ dilute HCl and copper oxide is mixed, the black particles of copper oxide can be seen suspended in colorless dilute hydrochloric acid. जब डिल्यूट HCl और कॉपर ऑक्साइड को मिक्स किया गया तो जो ब्लैक पार्टिकल्स था कॉपर ऑक्साइड का वो कलरलेस डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सस्पेंड हो चुका था, जैसे कि आप स्पीकर 8.3 के ए में देख सकते हो। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द ब्लैक पार्टिकल्स स्लोली डिसॉल्व एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लूइश ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड अ सॉल्ट। उसके बाद जैसे ही रिएक्शन का प्रोसीजन स्टार्ट हुआ तो जो ब्लैक पार्टिकल्स था वो स्लोली डिसॉल्व हो गया वाटर में। उसके बाद जो सॉल्यूशन था वो ब्लू इस ग्रीन में चेंज हो गया। क्यों हुआ? तो क्योंकि इसमें कॉपर टू क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, जिसे कपरिक क्लोराइड भी बोला जाता है, और ये एक सॉल्ट है। इसमें इसका मतलब इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। From this activity, we can conclude that the reaction between copper oxide and dilute hydrochloric acid results in the formation of copper to chloride cupric chloride, which is a salt of copper. This salt forms bluish green solution. तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ उससे फॉर्मेशन हुआ था हमारा कॉपर टू, जिसे क्लोराइड का, जिसे कप्रिक क्लोराइड भी बोला जाता है, जो कि एक कॉपर का सॉल्ट है। और ये जो सॉल्ट है उसका कलर क्या है? ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, और इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? तो कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोगों ने डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स किया, इसका रिएक्शन हुआ तो कॉपर टू क्लोराइड और वाटर में इसका फॉर्मेशन हुआ। तो मेनी अदर मेटल्स ऑक्साइड्स लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड and calcium oxide or quicklime also react with acid in a similar way. For example, तो और भी बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर उसको क्विकलाइम भी बोल सकते हैं, वो सब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ सिमिलर वे में। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जो क्विकलाइम है उसको हम लोगों ने जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो फॉर्मेशन किसका हुआ? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर का। सो वी कैन समराइज विथ अ जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग इसको समराइज कैसे कर सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड का अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट और वाटर। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि जो एसिड्स का अगर बेसिस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या हमारा उसमें क्या हम लोग को प्रोडक्ट्स
मिलेगा। लेट अस स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम लोग इस रिएक्शन को एसिड और बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होने वाला है इसको जानने के लिए हम लोग एक्टिविटी 8.5 पढ़ेंगे। हियर इज योर एक्टिविटी 8.5। This activity may be carried out in the chemistry laboratory of your study center। तो भी आप इस वाले एक्टिविटी को भी आप अपने स्टडी सेंटर की केमिस्ट्री लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हो। इसका एम क्या है? टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एसिड और बेसिस में जो रिएक्शन होता है उसको आप इसमें स्टडी करोगे। व्हाट इज रिक्वायर्ड? अब आपको इसमें चाहिए क्या? अ टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको इसमें एक टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ड्रॉपर की, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर की, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ने वाली है। व्हाट टू डू? अब आपको इसमें करना क्या है? टेक अबाउट 2 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। एड अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर टू ईच एंड ऑब्जर्व द कलर। अब आपको उसमें एक बूंद फेनोल्फथलीन इंडिकेटर का डालना और उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड डिल्यूट HCl ड्रॉप वाइज एंड स्टिर द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली टिल द कलर डिसअपीयर्स। अब आपको एक ड्रॉपर की हेल्प से उसमें डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको उसमें मिक्स करना है, ड्रॉप वाइज उसमें डालना, उसके बाद उस सॉल्यूशन को लगातार कॉन्स्टेंटली मिलाते रहना है, स्टिर करते रहना है जब तक कि उसका जो कलर है HCl का वो डिसअपीयर ना हो जाए, गायब ना हो जाए। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड। अब आपको उसमें क्या करना है? इसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को डालना है और इसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो रिस्टोर हो जाएगा। Here is figure 8.4 which shows reaction between NaOH and HCl. Figure 8.4a shows pink color solution containing NaOH solution offered and a drop of phenolphthalein, and B shows the solution becomes colorless on addition of diluted HCl. Okay? तो आपको इसमें ऑब्जर्व क्या करना है? आपको इसमें नोटिस क्या करना है? When a drop of phenolphthalein is added to a solution of NaOH, the solution becomes pink in color। जब आप इसमें NaOH के सॉल्यूशन में जब आप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को ड्रॉप डालोगे तो जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा। ऑन एडिंग HCl द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH। तो जब आप उसमें HCl जब उसमें मिक्स करोगे, ऐड करोगे, तो जो सॉल्यूशन है उसको जो रंग है, जो कलर है वो फेड हो जाएगा। इट मीन्स वो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन हुआ है। व्हेन होल ऑफ NaOH has reacted with HCl, the solution becomes colorless। और जब पूरी तरह से जो NaOH हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो जो सॉल्यूशन है वो कैसे हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक अगेन। और उसके बाद आप उसमें अगर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो जो कलर है वो फिर से पिंक हो जाएगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी दैट व्हेन द डिल्यूट HCl is added to NaOH solution, the two react with each other. When sufficient HCl is added, the basic properties of NaOH and acidic properties of HCl disappear. The process is therefore called neutralization. It results in the formation of salt and water. The reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide forms सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने देखा कि जो डिल्यूट HCl है उसको हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड किया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए। जब सफिशिएंट HCl को ऐड किया गया तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज था सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एसिडिक प्रॉपर्टीज था जो HCl का वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया, मींस गायब हो गया। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है और इसके रिजल्ट में हम लोग को क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ और जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में उससे हम लोग को क्या फॉर्मेशन हुआ? सोडियम क्लोराइड और वाटर का। तो आप यहाँ पे इसके इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका इक्वेशन क्लियरली शो किया जा रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो इसमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलर रिएक्शंस अकर विद अदर एसिड्स एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। और ये जो सिमिलर रिएक्शंस है वो अदर एसिड्स और बेसिस के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्ट करवाया जाए तो पोटेशियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी आपको इसमें
इक्वेशन के साथ इसे शो किया गया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया गया तो पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ. इन जनरल द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कैन बी रिटन एज एसिड प्लस बेस गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर. तो हम लोग इस एसिड और बेस की रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं कि जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है. Corrosive nature. The ability of acids to attack various substances like metals, metal oxides, and hydroxides is referred to as their corrosive nature. It may be noted here that the term corrosion is used with reference to metals and refers to various deterioration process oxidation they undergo due to their exposure to environment. Acids are corrosive in nature as they can attack variety of substances. तो जो एबिलिटी होता है वो एसिड अगर किसी भी सब्सटेंस पे अटैक करता है, चाहे वो मेटल्स हो, मेटल ऑक्साइड्स हो या हाइड्रोक्साइड्स हो, तो उसका जो नेचर हो जाता है वो कोरोसिव होता है. इट मीन्स आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कोरोजन है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो इसका रेफरेंस जाता है कि जो मेटल्स है या फिर जो उसका क्वालिटी है उसको वो डिटोरेट कर देता है. इट मीन्स उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला जाता है. जबकि ये एनवायरमेंट के एक्सपोजर में जाते हैं तब जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर के और वो बहुत सारे सब्सटेंस पे अटैक करते हैं और उसकी क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं. स्ट्रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम कोरोसिव. अब आपको यहाँ पे एक वर्ड मिला है कि स्ट्रॉन्ग है जो कि कोरोसिव से डिफरेंट है. कैसे? Corrosive action of acids is not related to their strength, it is related to the negatively charged part of the acid. For example, hydrofluoric acid is a weak acid, yet it is so corrosive that it attacks and dissolves even glass. The fluoride in ion attacks the silicon atom in silica glass, while the hydrogen ion attacks the oxygen of silica in the glass. तो जो corrosive action है उस एसिड का वो उसके स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं होता है. ये किससे रिलेटेड है कि उस पर कितने नेगेटिवली चार्ज पार्ट है एसिड के. जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड है लेकिन वो कोरोसिव होता है नेचर में और वो अटैक करता है यहाँ तक कि वो ग्लास को भी डिसॉल्व कर लेता है. जैसे कि फ्लोराइड आयन है वो सिलिकॉन एटम पे अटैक करता है तो जो सिलिका ग्लास है वो क्या होता है उसका डिटोरेशन हो जाता है, वो उसमें घुल जाता है और डिसॉल्व हो जाता है. और जो हाइड्रोजन आयन है जो किसके ऊपर अटैक करता है? सिलिका के ऑक्सीजन के ऊपर ग्लास में. तो आप यहाँ पे इसको केमिकली इक्वेशंस के द्वारा इसको आप समझ सकते हो कि जो सिलिका है जो ग्लास में प्रेजेंट है अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करे तो जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. Now we have another topic which is properties of bases. अब हम लोग इससे पहले जो हम लोग properties of acids पढ़ रहे थे अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे properties of bases, यानी कि हम लोग यहाँ पे बेस के properties के बारे में जानने वाले हैं. The following are the characteristic properties of bases. टेस्ट एंड टच. अब हम लोग इसके टेस्ट और टच को जान लेते हैं कि बेस टच में कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है. बेसेस हैव अ बिटर टेस्ट एंड देयर सॉल्यूशंस आर सोपी टू टच. तो जो बेस होता है वो टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है और जो उसका सॉल्यूशंस होता है वो टच करने पे सोपी जैसा होगा. मीन्स वो बहुत ज्यादा मुलायम होगा. जैसे आप सोप टच करते हो वो फिसलता है उस टाइप से. एक्शन ऑन इंडिकेटर्स. अब हम लोग देखेंगे कि बेस जो है उसका इंडिकेटर्स पे क्या एक्शन होता है. एज सीन अर्लियर सेक्शन 8.1.3 each indicator shows characteristic color in presence of bases. The colors shown by three commonly used indicator in presence of bases are listed below for easy recall. तो हम लोगों ने जैसा कि सेक्शन 8.1.3 में पढ़ लिया था कि जितने भी इंडिकेटर है वो डिफरेंट मीडियम में अलग अलग कलर शो करते हैं. जो बेसिस के भी मीडियम में वो जो इंडिकेटर है वो अलग ही कलर को शो करते हैं. तो ये जो इंडिकेटर है उसको हम लोग फिर से रिकॉल करने के लिए टेबल 8.3 में देखते हैं. कलर ऑफ सम कॉमन इंडिकेटर्स इन बेसिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए उनके बेसिक सॉल्यूशंस में क्या कलर हो जाते हैं उसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं. लिटमस ब्लू हो जाता है बेसिक मीडियम में, फेनोल्फथालीन पिंक हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में या फिर बेसिक मीडियम में बोला जा सकता है. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ बेसिस. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं या फिर इसका जो डिसोसिएशन है बेसिस का वो कैसा है. Aqueous solution. Solution in water of bases conduct electricity which is due to the formation of ions. Like acids, bases also dissociate on dissolving in water. Bases produce hydroxyl ions OH- which are responsible for their characteristic properties.
तो जो एक्वा सॉल्यूशन किसको बताता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में मिलाकर बनाया जाता है, वो ऐसा, तो ऐसा सॉल्यूशन बेसिस का जो कि एक्वस में मीन्स पानी में मिला के बनाया गया, तो वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एसिड में होता है। जो बेस है वो भी डिसोसिएट होता है जब वाटर में वो डिसॉल्व होता है, और बेस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल आयंस OH-, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने प्रॉपर्टीज के लिए। The bases which are soluble in water and give OH- ions in their aqueous solution are called alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. On the basis of the extent of dissociation occurring in their solution, bases are classified as strong and weak bases. तो जो बेसिस है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और वो OH- आयंस देता है अपने एक्वा सॉल्यूशन में, और से अल्कलीज बोला जाता है। जितने भी अल्कलीज होते हैं वो सब बेस होते हैं, लेकिन जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे अल्कलीज नहीं होते हैं। और इस बेसिस पे जो हम लोग को डिसोसिएशन के बेसिस पे हम लोग देखें, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बेसिस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं। Bases are classified as strong and weak bases and their characteristics are as below. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा जो बेसिस है उसका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है, यहाँ पे इसको कैरेक्टराइज किया गया है। Strong bases and weak bases. The bases are completely dissociated in water to form the cation and hydroxide ion OH-. For example, potassium hydroxide dissociates as, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कैसा होता है कि वो पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट हो जाता है और कैटायन का फॉर्म करता है विथ हाइड्रोक्साइड आयन। और इसके एग्जांपल के यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन दिखाया गया है कि जो KOH है वो एक्वा सॉल्यूशन में K+ का वो कैटायन का वो फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस OH- का भी वो फॉर्मेशन कर रहा है। देयर आर ओनली 8 स्ट्रॉन्ग बेसिस, दीज आर द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स 1 and 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सिर्फ यहाँ पे 8 स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में ही दे रखा है, और जो हाइड्रोक्साइड्स एलिमेंट्स के वो ग्रुप 1 और 2 पीरियोडिक टेबल से लिए गए हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, these are strong bases. Now, weak bases do not furnish OH- ions by dissociation. They react with water to furnish OH- ions. जो weak bases होते हैं वो OH- आयंस का डिसोसिएशन नहीं करते जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिसोसिएशन दिया हुआ है। NH3 का जब हमारा वाटर के साथ डिसोसिएशन कराया गया तो उसमें OH- आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसी तरह से the reaction resulting in the formation of OH- ion does not go to completion and the solution contains relatively low concentration of OH- ions. The two half arrows are used in the equation to indicate that equilibrium is related before the reaction is completed. Examples of weak bases: NH4OH, CuOH whole square, CrOH का क्यूब एंड ZnOH का होल स्क्वायर। तो जो रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में क्या होता है वीक बेसिस के, इसमें OH- का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन जो आयंस है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता और वो रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन होता है OH आयंस का। और जो टू हाफ एरोज है वो क्या दिखाता है कि इक्वेशन को इंडिकेट करता है कि वो इक्विलिब्रियम है, मीन्स इक्वल है रिएक्शन के बाद भी। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वीक बेसिस के। तो रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, अब हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शन है बेसिस का मेटल के साथ कैसा होता है। लाइक A6 बेसिस आल्सो रिएक्ट with active metals liberating hydrogen gas. Such reactions can also be studied with the help of activity 8.2 given earlier. For example, sodium hydroxides react with zinc as shown below. तो जैसे एसिड्स है वैसे जो बेसिस है वो भी कुछ एक्टिव मेटल्स के साथ लिबरेट होकर हाइड्रोजन गैस को देते हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस है उसमें अभी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जैसे एक्टिविटी 8.2 में हम लोगों ने इस रिएक्शन को पहले से स्टडी कर रखा है। जैसे कि एग्जांपल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका जब जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो हम लोग से पहले भी पढ़ा है जिंक मेटल का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो उसमें सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व होकर राइज कर रहा है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल,
ऑक्साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बेसिस है उसका नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कैसा होता है। बेसिस रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स लाइक CO2, SO2, SO3, P2O5 एक्सेट्रा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो बेस है वो ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके जैसे कि CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 या P2O5 है, उसके साथ वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट और वाटर का। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी बोला जाता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म एज, तो इस रिएक्शन को हम लोग जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो बेस है उसको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद एसिड्स, अब हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शन है बेसिस का वो एसिड्स के साथ कैसा होता है। वी हैव लर्न द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस इन प्रीवियस सेक्शन। Such reactions are called neutralization reactions and results in the formation of salt and water. The following are some more examples of neutralization reactions. तो हम लोगों ने पहले एसिड्स और बेसिस के म्यूचुअल रिएक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस सेक्शन में, और वैसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोला जाता है जिसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे दो और एग्जांपल दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसमें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, पोटेशियम क्लोराइड का प्लस वाटर का। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या हुआ, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कॉस्टिक नेचर, व्हाट इज कॉस्टिक नेचर? स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर corrosive towards organic matter and break down the proteins of the skin and flesh to a pasty mass. This action is called caustic action, and it is due to this property that sodium hydroxide is called caustic soda and potassium hydroxide is called caustic potash. The term caustic is not used for corrosive acids of metal. तो जो strong bases जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो ऑर्गेनिक मैटर के और कोरोसिव होता है, जैसे कि वो स्किन के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, उसके फ्लेश को ब्रेक डाउन करता है, उसे पेस्ट्री मास में चेंज कर जाता है। इस एक्शन को बोला जाता है कॉस्टिक एक्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो कॉस्टिक सोडा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या जो कॉस्टिक पोटास है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। और जो कॉस्टिक है वो कोरोसिव ये इसलिए यूज नहीं किया जाता कि ये जो है वो एसिड्स के ऊपर जो कोरोसिव, जैसे कि जो एसिड है वो किसी भी मेटल्स को कोरोट कर देता है, वैसे ये जो टर्म कॉस्टिक है वो सेम वे में यूज नहीं किया जाता है। हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.2. Try to solve all these questions. Water and dissociation of acids and bases. अब हम लोग पढ़ेंगे जो वाटर और जो हमारे एसिड्स और बेसिस का डिसोसिएशन है उसके बारे में। In the previous sections, we have learned that a substance is an acid if it furnishes H plus ions in its aqueous solution, and a base if it furnishes OH minus ions. Water plays very important role in this process. We shall learn about it in this section. तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़ा है कि जो एसिड है, अगर कोई सबस्टेंस एसिड है तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, और जब वो बेस है तो OH- का फॉर्मेशन करेगा। और हमारा वाटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस प्रोसेस में। हम लोग अब इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वाटर के रोल को पढ़ेंगे। रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो हम लोग एसिड्स एंड बेसेस के जब वो वाटर से डिसोसिएट होता है तो उसका जो वाटर है उसका क्या रोल है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। If a dry strip of blue litmus paper is brought near the mouth of the test tube containing dry HCl gas, its color does not change. When it is moistened with a drop of water and again brought near the mouth of the test tube, its color turns red. It shows there are no H+ ion in dry HCl gas only when it dissolves in water. H+ ions are formed and it shows its acidic nature by turning the color of the blue litmus paper to red. तो अगर हम लोग लिटमस पेपर जो होता है उसको हम लोग ड्राई स्ट्रिप अगर हम लोग ऐसे टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाए जिसमें ड्राई HCl गैस भरा हो, तो हम लोग उसके पास जब अपने ड्राई लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो वो जो कलर है वो चेंज नहीं करेगा। जब हम लोग उस लिटमस पेपर को कुछ बूंद पानी से जब उसको मॉइस्चर कर देंगे, उसमें नमी डाल देंगे, तो उससे फिर से हम लोग टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे तो वो जो कलर है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। ये क्या दिखाता है कि जो हमारा H+ आयन है वो ड्राई HCl गैस में नहीं था, वो तभी हम लोग को दिखा जब हम लोगों ने उसे पानी में डिजॉल्व किया। जो H+ आयन है उसका फॉर्मेशन कब
कब हुआ, जब उसमें वो पानी को ऐड किया गया। तो ये क्या दिखा था, जो एसिडिक नेचर है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। अ सिमिलर बिहेवियर इज एग्जिबिटेड बाय बेसिस। इफ वी टेक अ पैलेट ऑफ ड्राई NaOH in dry atmosphere and quickly bring a dry strip of red litmus paper in its contact, no color changes observed. NaOH is a hygroscopic compound and soon absorbs moisture from air and becomes wet. When this happens, the color of the red litmus paper immediately changes to blue. Thus, in dry solid NaOH, although OH- ions are present, but they are not free and do not show basic nature on coming in contact with water. OH- ions becomes free and show the basic nature by changing red litmus blue. From the above discussion, it is clear that acidic and basic characters of different substances can be observed only when they are dissolved in water. तो जैसा हम लोगों ने बिहेवियर देखा कि एसिड के साथ, वैसे जो सेम बिहेवियर है वो बेसिस भी करते हैं। अगर हम लोग एक पैलेट में NaOH का सॉल्यूशन NaOH डाल दिया, ठीक है, और ड्राई एटमोसफेयर में लेगा, उसमें तुरंत ही हम लोग जो रेड लिटमस है उसको हम लोग उसके कांटेक्ट में लेगा, तो उसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं होगा। और जो कि क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर में है, मीन्स हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वो नेचर से वो तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो तुरंत वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है। पानी को जब वो नेचर से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने एटमॉस्फेयर से। और जब होता है ये, तो जो हम लोग उसके पास अगेन जब रेड लिटमस लेके जाएंगे, तो जो पेपर होता है वो फिर से ब्लू में बदल जाएगा, मीन्स ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो ये जो ड्राई सॉलिड NaOH है वो OH- आयंस तभी शो करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। और ये जो OH- माइनस जो आयंस है वो उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्री नहीं होता, इसलिए वो अपना बेसिक नेचर को शो नहीं कर पाता है। और जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है, जो OH- आयंस है वो फ्री हो जाता है और वो अपने बेसिक नेचर को दिखाता है। कैसे दिखाता है, तो जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में टर्न करके। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, अब जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया ऊपर में, तो इससे क्लियर हो गया कि जो एसिडिक और जो बेसिक कैरेक्टर्स है डिफरेंट सबस्टांसेस का, वो कब ऑब्जर्व किया जा सकता है, तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब वो वाटर में डिजॉल्व हो। When an acid like sulfuric acid or a base like sodium hydroxide is dissolved in water, the solution that is formed is hotter. It shows that the dissolution process is exothermic. A part of the thermal energy which is released during the dissolution process is used up in overcoming the forces holding the hydrogen atom or hydroxyl group in the molecule of the acid or the base in breaking the chemical bond holding them, and results in the formation of free H plus aqueous and OH minus aqueous ions. तो जब हम लोग एसिड जैसे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर जो बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जब उसका पानी में डिसोल्यूशन हुआ, डिसॉल्व किया गया, तो जो सॉल्यूशन है वो हॉटर हो जाता है, मीन्स ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये क्या दिखाता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसे एक्सोथर्मिक बोला जाता है। और ये जो थर्मल एनर्जी है वो किसका पार्ट है, इसमें वो रिलीज करता है डिसोल्यूशन प्रोसेस में हीट को। क्यों, क्योंकि ये अपने फोर्सेस जो होल्डिंग किए रहते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉलिक्यूल एसिड या बेस में, उसको वो जो ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड को, तो इसके फॉर्मेशन में जो H प्लस आयन और जो OH माइनस आयन्स होता है वो फ्री होते हैं, इसलिए वो गर्म हो जाता है वो सॉल्यूशन। मेनी बेसेस आर आयोनिक कंपाउंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ आयन्स इवन इन द सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिस्ट ऑफ Na plus and OH minus ion. These ions are held very tightly due to the strong electrostatic forces between the oppositely charged ions. Presence of water as a medium solvent weakens these forces greatly and the ions become free to dissolve in water. तो बहुत सारे जो बेसेस होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, आयंस सॉलिड स्टेट में। जैसे कि एग्जांपल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na प्लस और OH माइनस आयन को कंटेन करते हैं। और ये जो आयंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके आयंस के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में। और जो वाटर होता है एक ऐसा मीडियम है, सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, जो कि इस फोर्सेस को कमजोर कर देता है। और ये जो आयंस होता है वो फ्री हो जाता है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है तब। Self dissociation of water. Water plays an important role in acid base chemistry. We have seen that it helps in the dissociation of acids and bases, resulting in the formation of H plus aqueous and OH minus aqueous ions respectively. Water itself undergoes dissociation process which is called self-dissociation of water. Let us learn about it.
तो जो वाटर हम लोगों ने देखा, जो एसिड बेस केमिस्ट्री में वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों ने देखा कि वाटर के हेल्प से जो एसिड और बेसिस है उनका डिसोसिएशन होता है और वो H+ और OH- आयंस का वो फॉर्मेशन करते हैं। जो वाटर है वो खुद भी डिसोसिएशन प्रोसेस में खुद से जाता है और इसे कहा जाता है सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या है। सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड OH- आयंस एज H2O। तो इसमें जो H है उसका जो H+ आयन हो गया और O का OH-। तो जो वाटर है वो सेल्फ डिसोसिएशन करता है, उसमें भी H+ आयंस और OH- का आयंस का फॉर्मेशन होता है। द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड ओनली अबाउट 2 आउट ऑफ एवरी बिलियन 10 to the power 9 water molecules are dissociated at 25 degrees Celsius. As a result, the concentrations of H+ and OH- ions formed is also extremely low. At 25 degrees Celsius is about 298 Kelvin or 298 Kelvin. तो जो वाटर होता है उसका डिसोसिएशन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, मतलब कि जो एवरी बिलियन जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें 10⁻⁹ के हिसाब से जब वो 25 डिग्री सेल्सियस में उसका डिसोसिएशन होता है, उसके रिजल्ट में जो कंसंट्रेशन होता है उसमें जो H+ और OH- जो आयंस है वो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में उसका फॉर्मेशन होता है। और इसको जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल है किसके 298 केल्विन के, यानी कि 298 केल्विन के। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि here square brackets denote the molar concentration of the species enclosed within. Thus H+ denotes the concentration of H+ ions in moles per liter and which the concentration of OH ions in moles per meter. It must be noted here that इन प्योर वाटर एंड इन ऑल एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है वो क्या डिनोट कर रहा है, मोलर कंसेंट्रेशन को एक एक स्पेसिस के मोलर कंसेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है और इसमें वो एक ब्रैकेट में वो इंक्लूज है। और जो H+ है वो H+ आयंस जो कि मोल्स पर लीटर में वो कितना है उसको डिनोट कर रहा है और OH भी उसी तरह से अपने आयंस को मोल्स पर लीटर में डिनोट कर रहा है। और ये भी नोट कर लेना चाहिए कि जो प्योर वाटर है या फिर जितने भी एक्वस है वो सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। Also in pure water as well as in all aqueous solutions, at a given temperature, product of concentration of H+ aqueous and OH- aqueous always remains constant. This product is called ionic product of water and is given the symbol Kw. It is also called ionic product constant of water. तो जो प्योर वाटर होता है और जो एक्वा सॉल्यूशन होता है गिवन टेम्परेचर पे उसका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया H+ और OH- वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये जो प्रोडक्ट है उसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला था। इसका जो सिंबल है वो क्या है, Kw। और इसे आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो किया गया है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसे H+ और OH- आयंस की वजह से दिखाया गया है कि साथ दिखाया गया है। एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन इन प्योर वाटर Kw कैन बी कैलकुलेटेड। अब आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे आपको प्योर वाटर का कैलकुलेशन करना है, तो आप कैसे करोगे। तो इसका जो यहाँ पे दे रखा है कि दोनों आयंस को इन्होंने इंटू किया, तो ये क्या है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इसका कैलकुलेशन टोटल आया है। न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस क्या है। We have seen that in pure water, H+ aqueous and OH- aqueous ions are produced in equal numbers as a result of dissociation of water and therefore their concentrations are also equal. तो हम लोगों ने देखा है कि जो प्योर वाटर में जो H+ और OH- आयंस है वो क्या प्रोड्यूस किया, इक्वल नंबर में अपना डिसोसिएशन दिखाया और इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल है। जैसे कि H+ का जो H+ आयन और जो OH- आयन है वो दोनों इक्वल है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस। In all neutral aqueous solutions, the concentration of H+ aqueous and OH- aqueous ions remains equal. That is, तो जितना भी न्यूट्रल एक्वा सॉल्यूशन में जो उसमें कंसंट्रेशन होता है H+ और OH- ions का वो सब इक्वल है। इन अदर वर्ड्स, द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज द वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- ions आर इक्वल। तो आप इसको अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हो, जितना भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है एक्वा सॉल्यूशन का, वाटर का, वो क्या होता है जो इसमें H+ आयंस और जो OH- आयंस वो दोनों इक्वल होते हैं। Acidic solutions. Acid furnishes H+ aqueous ions in their solution resulting in increase in their concentration. तो जो एसिड है वो अपने कंसंट्रेशन क्या दिखाते हैं अपने सॉल्यूशन में H+ आयंस को फर्निश करते हैं, मीन्स रिलीज करते हैं और
उसके रिजल्ट में उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। Thus in acidic solutions H plus is greater than OH minus and H plus is greater than 1.0 into 10 to the power minus 7 mole per liter. In other words, the acidic solution is the one in which the concentration of H plus aqueous is greater than that of OH minus ions. We have seen earlier that the ionic product of water Kw is constant at a given temperature. It can remain so only if the concentration of OH minus ion decreases. OH minus is लेस देन 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर। तो जो हम लोग इसको जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो जिसमें जो H प्लस आयंस होता है वो ग्रेटर होता है OH माइनस आयन से, और जो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू पुट किया गया है OH माइनस आयंस का कि पर मोल लीटर में उसका कितना वैल्यू होता है। तो हम लोग इसको अदर वर्ड में समझ सकते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि ग्रेटर होता है OH माइनस आयन से। और हम लोगों ने पहले जैसे कि देखा है कि जो वाटर होता है KW का जो वाटर का जो प्रोडक्ट है KW, ठीक है, उस पर कॉन्स्टेंट होता है। जब उसका टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होता है वाटर का तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसमें जो अगर OH माइनस आयंस के कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा, जो OH माइनस हमारा जो आयन है वो किससे लेस देन हो जाएगा 10 to the power minus 7 पर मोल पर लीटर। बेसिक सॉल्यूशंस Bases furnishes OH minus aqueous ions in their solutions. This results in an increase in their concentration. Therefore, in basic solution, OH minus is greater than H plus ions. OH minus is greater than 1.0 into the 10 to the power minus 7 mole per liter. And in other words, the basic solution is the one in which the concentration of H plus aqueous ions is smaller than that of OH minus aqueous ions. तो जब acidic solutions में क्या था कि वो H plus greater था OH minus ion से, और basic solution में क्या था कि इसमें जो OH माइनस आयन है वो H प्लस आयन से ग्रेटर है। यहाँ पे भी वही चीज दिखा है, जो OH है वो H प्लस का जो वैल्यू है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 मोल पर लीटर उससे ग्रेटर इट मीन्स बड़ा है। तो दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो OH माइनस के आयन के कंसंट्रेशन से स्मॉल एंड छोटा है बेसिक सॉल्यूशंस में। और इसमें here also because of constancy of ionic product of water Kw the concentration of H plus decreases thus। तो इसमें जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का उसमें जो गिवन टेम्परेचर है KW का जो कंसंट्रेशन है H प्लस का वो डिक्रीज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। We may summarize the nature of aqueous solution in terms of concentration of hydrogen ions H plus aqueous as shown in table 8.3। जो हम लोग इस चीज को जो पढ़े हम लोग उसको समराइज कर सकते हैं। एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 8.3 विच शोज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। जो आपके H प्लस जो आयंस है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन है उसे आप इस टेबल में समझ सकते हो। नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो जो न्यूट्रन में है उसका क्या है, वो H प्लस जो आयन है वो इक्वल है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, और जो एसिडिक है वो उससे ग्रेटर है और बेसिक में वो उससे स्मॉलर है। ठीक है, here is your in text questions 8.3 try to solve all these questions। वेल अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।